नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ आंध्र सीमा पर 1 करोड़ का इनामी। हिडमा समेत 6 नक्सली ढेर, 2 AK-47, इंसास राइफल, पिस्टल और कई अन्य हथियार बरामद। दिल्ली की अदालत ने लाल किला आत्मघाती हमलावर के सह साजिशकर्ता जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को NIA की 10 दिन की हिरासत में भेजा। वहीं ED ने फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर मारे छापे। बिहार में सरकार गठन को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी। नई दिल्ली में अमित शाह के आवास पर भाजपा और JDU नेताओं की हुई बैठक। NDA विधायक दल की कल होगी संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार किए प्रदान। जल को पवित्र और सीमित राष्ट्रीय संसाधन मानने का किया आह्वान। दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए सतत प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी को बताया जरूरी। और भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान। उचित और संतुलित होने पर ही होगा समझौता। भारत सरकार किसानों और मछुआरों के हितों के लिए प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दशकों में हुए बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड हिडमा मंगलवार को पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। हिडमा प्रतिबंधित माओवादी संगठन का सबसे खूंखार कमांडर था और उसने पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का नेतृत्व किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिडमा और उसकी पत्नी राजे सहित कुल 6 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए। हिडमा ने 2010 के टाड़मेटला हमले और 2013 के झीरम घाटी हमले सहित कई घातक हमलों में भाग लिया। बस्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिडमा का खात्मा माओवादी आतंक के ताबूत में आखिरी कील के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार इस साल अब तक माओवादी केंद्रीय समिति के 9 सदस्य मारे जा चुके हैं और संगठन की शीर्ष कमान कमजोर हुई है। सुरक्षा बलों के मुताबिक हिडमा के मारे जाने के बाद बस्तर क्षेत्र में माओवाद पर नियंत्रण और बढ़ेगा और नक्सली गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर में अल्लूरी सीताराम जिला मूलतः आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है। उधर एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मारे जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड मोस्ट कैडर माडवी हिडमा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में PLG पटना नंबर 1 का कमांडर भी रहा। न सिर्फ बस्तर इलाका में नक्सल विरोध अभियान के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारतवर्ष में एक खूंखार माओवादी कैडर ग्रुप उनका शिनाख्ती है और उनके ऊपर लाखों के इनाम भी पहले अलग अलग राज्य सरकार ने घोषित करके रखा है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद होने का भी अभी तक बेसिक कंफर्मेशन आ रहा है। कुख्यात नक्सली हिडमा के मारे जाने के बाद छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। हमारे सुकमा जिले का सबसे बड़ा आतंकी खुखार, जितनी भी इसको उपाधि दी जाए वो कम है। नक्सली जो रहा है हिडमा टॉप लीडर था इस क्षेत्र का और उसको आज जो है अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में उसको मार गिराया गया है। बेहद ही खुशी की बात है सुकमा जिला वासियों को, हम सभी व्यापारियों को और जो भी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं सभी के लिए बेहद खुशी की बात है। अब निर्माण को कोई रोक नहीं सकता, विकास को कोई रोक नहीं सकता। ये हिडमा का दर्दनाक अंत हुआ है। इसके लिए हम लोग आज सभी लोग मिलकर यहाँ आतिशबाजी कर रहे हैं। आज हमारी वास्तव में दीपावली मनी है।
भाजपा ने बिहार विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए। केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। और बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। कल पटना में भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। इससे पहले दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर भाजपा और जेडीयू की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुए। बैठक के दौरान विधानसभा स्पीकर और महत्वपूर्ण विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई। वहीं गठबंधन के छोटे सहयोगियों की बात करें तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत का जिम्मा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें कि कल पटना में बिहार भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। इसको लेकर के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। भाजपा ने बिहार विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल, साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल पटना में बिहार भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। एनडीए के शपथ ग्रहण से पहले की यह प्रक्रिया। भाजपा ने बिहार विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। साथ ही अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, कल पटना में बिहार भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। ऐसे में ये जो प्रक्रिया होती है पर्यवेक्षक की, हम समझना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण होता है और क्या कुछ इस दौरान होना है। ये देखिए पराक्रम, जब भी बीजेपी विधायक दल की बैठक किसी राज्य में होनी होती है और विधायक दल के नेता का चुनाव होना होता है जी, तब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है, ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाती है और साथ ही साथ एक या दो सह ऑब्जर्वर भेजा जाता है। तो अब चूंकि कल बैठक होनी है बीजेपी विधायक दल की पटना में, तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को केंद्रीय ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि हम जानते हैं कि बिहार में अगर आप देखें तो चुनाव के समय चुनाव के सह प्रभारी के तौर पर केशव मौर्य की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी थे, विनोद तावड़े संगठन प्रभारी थे और सह प्रभारी केशव मौर्य और सीआर पाटिल थे। तो अब जब कल विधायक दल के नेता का चुनाव होना है, जिसके बाद एनडीए की संयुक्त बैठक होगी और उसके बाद हम जानते हैं कि तारीख पहले से ही तय है। 20 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होना है। तो तारीख पहले से ही तय है। कल औपचारिक तौर पर जो बीजेपी का विधायक दल का नेता होगा, चूंकि जो बीजेपी का विधायक दल का नेता होगा वो उप मुख्यमंत्री पद उसी के खाते में जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और हम जानते हैं कि दो उप मुख्यमंत्री, अगर आप निवर्तमान जो सरकार रही अभी तक उसमें देखें तो दो उप मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के कोटे में था, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। तो अब कल जब विधायक दल के नेता का चुनाव होगा तब ये साफ हो जाएगा कि कौन नेता बीजेपी की तरफ से इसके नाम को आगे किया गया है। शैलेंद्र, इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि हमने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के जनादेश में एनडीए के कुनबे में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इसके पहले की जो निवर्तमान सरकार रही नीतीश कुमार की, उसमें जैसा कि आपने बताया कि दो जो पद थे उप मुख्यमंत्री के भाजपा के खाते में थे। क्या माना जाए कि इस बार भी यही समीकरण होंगे? देखिए, अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें यही फार्मूला सामने आया है कि दो मुख्यमंत्री अगली सरकार में भी हो सकते हैं और 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फार्मूला है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या हम की पार्टी से एक मंत्री और कम से कम 3 मंत्री लोजपा से और 15-16 मंत्री के आसपास बीजेपी से आपको देखने को मिल सकते हैं और जेडीयू से भी 14 मंत्री करीब हो सकते हैं। लेकिन कितने मंत्री 20 तारीख को शपथ लेंगे
ये देखने वाली बात होगी। और आज जो दिल्ली में बैठक हुई उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर भी एक सहमति है कि बीजेपी कोटे में, यानी बीजेपी का अगला विधानसभा अध्यक्ष होगा बिहार में जी। वो एक तरह से सहमति बनी है। नाम जो चर्चा में है उसमें प्रेम कुमार बहुत वरिष्ठ नेता है, 9वीं बार इस बार जीत कर आए हैं लगातार गया से, उनका नाम बहुत चर्चा में है विधानसभा अध्यक्ष के नाम के तौर पर। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी अब की खबर यही है कि बीजेपी ने केंद्रीय ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। कल जो बैठक होने वाली है बिहार बीजेपी विधायक दल की। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। और कल भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है बिहार में, पटना में, और उसमें भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वही नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर भी मनोनीत होगा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। नई दिल्ली के रेल भवन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे रिफॉर्म्स योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों से सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे। किसी भी इंडस्ट्री को अगर जुड़ना होता था रेलवे से, तो टर्मिनल बनाना वाज सच ए बिग हेडेक। 5-5, 6 साल लग जाते थे जस्ट टू गेट द परमिशंस एंड गेटिंग द एंटायर ड्राइंग्स अप्रूव्ड। वो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 21 में जो गति शक्ति कार्गो पॉलिसी आई, फिर 22 में उसको रिवाइज किया। उन रिफॉर्म से आज देश में 116 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स बन गए, कमीशन हो गए, रेडी हो गए। और आज की पॉलिसी के बाद में बहुत सारे मल्टी मॉडल सीमेंट कार्गो टर्मिनल्स भी बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले कुछ वर्षों में रेलवे में हुए प्रगतिशील बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि लगभग रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। 3 या 4 किलोमीटर पर डे के रेट से कंस्ट्रक्शन होता था। आज 13-14 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रेलवे ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स पर डे क्रॉस कर रहा है। ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है रेलवे के नेटवर्क का। थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी कंटिन्यूसली चल ही रहा है। 1300 स्टेशंस को कंप्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसमें शहर के दोनों हिस्से जुड़ सके। पिछले साल हम लोग वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट रेलवे हुए फ्रेट कैरिंग में। We surpassed United States of America and we became the 2nd largest freight carrying railway at 1.6 billion tons. सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे रिफॉर्म्स की वजह से किस तरह गरीबों को घर बनाने में सहूलियत मिलेगी, इस मुद्दे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन में बदलाव की वजह से गरीबों को घर बनाने में आसानी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर बनाने का जो सपना है वो और आसान होने वाला है। इस क्षेत्र में कैसे बदलाव आ रहा है, हम उस पर बात करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से। सर, सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में जो बदलाव की बात आपने करी है, उससे आम लोगों को क्या फायदा होगा?
हर मध्यम वर्गीय परिवार का एक सपना होता है अपना घर बनाने का। उसमें सीमेंट का उपयोग उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कैसे कम कर सकें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से आह्वान किया था, हर सेक्टर में रिफॉर्म करना है, उसी रिफॉर्म के साथ एक इनोवेशन किया गया। वो इनोवेशन इस तरह का है कि बल्क सीमेंट को एक टैंक कंटेनर बनाया गया है। ऐसे 200 कंटेनर बन के काम में आ चुके हैं और 1000 कंटेनर और उपयोग में लिए जा रहे हैं अभी। तो फैक्ट्री के अंदर इस टैंक कंटेनर को फिलअप कर लें और जो उसका कंजम्पशन का सेंटर है, जहाँ पे इसका उपयोग होने वाला सीमेंट का, मान लो भागलपुर में होना है, पटना में होना है, तो वहाँ पे सीधा ले गए और वहाँ से बैग में शिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या फिर सीधा बैचिंग प्लांट में या आरएमसी के प्लांट में सीधा इस टैंक से फिलअप कर सकते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होगी, दूसरा मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो घर बनाने में सीमेंट का उपयोग होता है उसमें जीएसटी का भी लाभ मिला है अभी, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होगी, और तीसरा पोल्यूशन इससे ज़ीरो हो जाता है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हर गरीब परिवार को पक्का हम छत मुहैया करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर ज़रूर। प्रधानमंत्री आवास योजना और मध्यम वर्गीय परिवारों के घर बनाने के सपने में सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इससे कम होगी। धन्यवाद। शुक्रिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है हर गरीब को छत मुहैया कराना, उसमें ये सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा और वो सपना साकार होने में बहुत मददगार साबित होगा। कैमरामैन मोंटी के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज़ के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। वहीं पहली बार दिए जा रहे जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों से भी राष्ट्रपति ने विजेताओं को सम्मानित किया। नई दिल्ली का विज्ञान भवन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया, गुजरात को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान मिला। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने वर्ष 2024 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित कुल 46 विजेताओं को 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों से सम्मानित किया। 10 श्रेणियों में इन पुरस्कारों को वितरित किया गया, जिनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज और जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि जन चेतना में जल चेतना का प्रसार होना आवश्यक है। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश में जल का 80% उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में जल के सक्षम उपयोग पर सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है। निरंतर इनोवेशन करते रहने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने जल संचयन के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की सराहना की और कहा कि जल संरक्षण जन भागीदारी का आंदोलन बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस बार मनरेगा का जो 88,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, उसमें से डार्क जोन के जो करीब 150 से करीब जिले हैं, वहाँ पर मनरेगा का जो कलेक्टर को पैसा जाएगा, उसमें से 65% पैसा वो जल संचय के लिए खर्च किया जाएगा। राष्ट्रपति ने जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार भी प्रदान किए। तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला, वहीं छत्तीसगढ़ दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। इस वर्ष कुल 100 पुरस्कारों को वितरित किया गया। इनमें 3 राज्य, 67 जिले, 6 नगर निगम, 1 शहरी स्थानीय निकाय, 2 सहयोगी मंत्रालय विभाग, 2 उद्योग, 3 गैर सरकारी संगठन, 2 समाज सेवी और 14 नोडल अधिकारी शामिल हैं। पिछले साल 300 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाने का काम किया और इस साल में हम लोगों ने 30,000 से ज़्यादा कैच द रेन अंतर्गत स्ट्रक्चर बनाए और ये काम स्ट्रक्चर बनाने का संपूर्ण काम
पब्लिक, किसान और डेयरी ने लोग भागीदारी से किया। जो हमारे नदियों में गंदा जल जाता था उसको भी साफ करने का काम किया और 14,000 से ज़्यादा जगहों पर इसको स्थापित किया, जिसमें सारे रूफटॉप मॉडल भी हैं, ज़मीनी स्तर पर भी कार्य हुआ। गंगा में कम से कम हमारा प्लास्टिक का नहीं जाए और ग्रामीण स्तर पे हम गंगा किनारे वन विभाग के सहयोग से मिलकर हमने बहुत ज़्यादा पौधारोपण करवाया था ताकि गंगा हरी भरी रहे और गंगा की कम से कम मिट्टी जा सके। जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को 2 करोड़ रुपए प्रति जिले से पुरस्कृत किया गया। श्रेणी 2 और श्रेणी 3 जिलों को क्रमशः 1 करोड़ रुपए प्रति जिले और 25 लाख रुपए प्रति जिले के रूप में पुरस्कृत किया गया। चंद्रशेखर, DD न्यूज। मॉस्को में आयोजित SCO काउंसिल की बैठक को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संबोधित किया। विदेश मंत्री ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के देशों को भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। We must never forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism. These threats have become even more serious in the years that have passed. It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने SCO में सुधार के एजेंडे का समर्थन करते हुए कहा कि SCO को और अधिक लचीला और अनुकूलनशील होना चाहिए। India strongly supports its reform-oriented agenda. We welcome centers addressing challenges such as organized crime, drug trafficking, and cybersecurity. As the organization becomes more diverse, the SCO must be more flexible and more adaptable. To this end, the long-delayed decision to make English an official language of the SCO must be prioritized. Colleagues, Excellencies, we all recognize that the SCO must keep up with contemporary changes. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद आज राजधानी दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आदिवासियों के अधिकार और सम्मान के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती का ये वर्ष लगातार चल रहा है। अब इसको साल भर मनाना है क्योंकि ये 150वीं गण वर्ष बहुत बड़ा होता है और आदिवासियों में पहले बार महसूस हुआ और हर एक भारतीय ये फील कर रहा है कि आदिवासियों को पहली बार मोदी जी का सरकार ने सम्मान देने का काम किया है, उनका योगदान को पहचाना है। अब उनका जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाकर देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। SIR के बेवजह विरोध पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि जनता लगातार निम्न स्तर की राजनीति करने के लिए लोगों को सजा दे रही है। इंडी गठबंधन के कुछ नेता संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार घुसपैठिया समर्थक दलों को घटिया बेहुदा राजनीति करने के लिए सजा दे रही है। मतदाता शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए बेहद अनिवार्य प्रक्रिया है और भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव योग को मिले संवैधानिक अधिकारों में से एक है। कुछ इंडी गठबंधन के नेता लगातार देश के इंस्टीट्यूशंस को, संवैधानिक संस्थाओं को, भारत भारतीयता को, सनातन को बदनाम करने का इंटरनेशनल षड्यंत्र का हिस्सा बनकर एक टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। कैसे कोई विदेशी घुसपैठिया
भारत का मतदाता बनकर भारत में नेता चुनने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दूरदर्शन समाचार पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।